नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक अतिथि भूगोल विभाग, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस पोस्ट में मैं बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए उनके सिलेबस से संबंधित आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और रीटर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आशा करेंगे कि इससे छात्रों को काफ़ी सहायता मिलेगी। आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट और रीटर। आपने हम्बोल्ट और रीटर का नाम अवश्य सुना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। वे लोग बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। वह कैसे? देखिए, इन लोगों के द्वारा योगदान दिए जाने से पूर्व तक भूगोल का कई अन्य संबद्ध विषयों के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था, जैसा कि वर्तमान में सामाजिक अध्ययन विषय है। जबकि इस महान व्यक्तियों के मौलिक योगदान के कारण आधुनिक भूगोल ने एक स्वतंत्र विषय के रूप लेना शुरू कर दिया। इसी कारण से आप आधुनिक भूगोल के संस्थापकों के रूप में इन दोनों लोगों के नाम का अक्सर उल्लेख पाते हैं। वस्तुतः इन लोगों का इस क्षेत्र में पदार्पण करते ही इस क्षेत्र का संपूर्ण परिप्रेक्ष्य बदल गया। उस प्राचीन काल को याद करें जब पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति, उसकी विचित्रताएं, सभी कुछ मानव के लिए अति रहस्यमयी थी और आधुनिक भूगोल की अवधारणा एक पृथक शैक्षणिक विषय की शक्ल नहीं ले पाई थी। तभी अचानक इन दो महान जर्मन विभूतियों द्वारा इस विषय का त्वरित विकास शुरू किया जाने लगा। दोनों ने प्रकृति का अध्ययन किया, पृथ्वी के जैव और अजैव संगठनों के बीच अंतर संबंध को महसूस किया तथा इस क्षेत्र में ऐसे योगदान दिए जो निश्चय ही अद्वितीय थे। आधुनिक भूगोल की पुस्तकों में उनके बारे में पूर्ण और बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, परंतु अधिकतर पुस्तकों में ये जानकारी इतनी दुनियादारी से भरी होती हैं कि आप परीक्षा समाप्त होते ही उन्हें भूल जाते हैं। हम अब हम्बोल्ट के बारे में एक नज़र डालते हैं। हम्बोल्ट एक दृष्टि। भूगोल के बारे में हम्बोल्ट के विचार उल्लेखनीय तौर पर उच्चतर थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया। पहला, पृथ्वी को एक अपृथकीय पूर्ण अवयव माना जिसके मानव सहित सभी अंग पारस्परिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा, वे वैज्ञानिक प्रक्रिया में विश्वास करते थे, अरस्तु की परंपरा को अपनाते हुए प्रेरक तर्क शक्ति पर जोर डालते थे। तीसरा, यद्यपि वह पहले किसी खास घटना का ही अध्ययन आरंभ करते थे और फिर समन्वयकारी की दिशा में आगे बढ़ते थे, प्रकृति की किसी एक ही प्रकार की घटना को आंकना ही उनका उद्देश्य कभी नहीं था। चौथा, उनका उद्देश्य उस तरीके को दर्शाता था जिसके अंतर्गत प्रकृति की बहुत सारी घटनाएं पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करती है। पांचवा, उनका मानना था कि घटनाओं के बीच के अंतर संबंधों को जानने के बाद ही उसमें से किसी घटना का मूल्यांकन किया जा सकता है। छठा, भूगोल में उन्होंने घटनाओं के विभिन्न रूपों के महज वर्गीकरण के बदले घटनाओं के वितरण पर अधिक बल दिया था। सातवां, हम्बोल्ट ने हमेशा ही सभी स्थानों का दक्षतापूर्वक सटीक मापन किया। अपने विवरणों के समर्थन में उन्होंने कठिन फील्डवर्क किया था। आठवां, हम्बोल्ट पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र में क्षेत्रीवादी दृष्टिकोण रखते थे। नवां, उन्होंने असमान क्षेत्रों को हमेशा ही अलग अलग रखा और उसमें जो समान क्षेत्र थे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। दसवां, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस वर्ष 1845 में प्रकाशित हुई थी। अब हम रीटर पर एक नजर डालते हैं। क्षेत्रीय भूगोल के संस्थापक के रूप में रीटर का यह मानना था
कि तथ्यों को जुटाना ही अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। क्षेत्र दर क्षेत्र आंकड़ों को क्रमबद्ध करने और उसका तुलनात्मक अध्ययन करने से सुस्पष्ट विविधता में एकात्मकता की प्रतिस्थापना हो सकेगी। दूसरा, क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रीटर ने विभिन्न महाद्वीपों में टिके रहने वाले नस्ल विशेषों के विशेष लक्षणों की पहचान की थी। तीसरा, उन्होंने थल और जल गोलार्धों का स्पष्ट विभाजन कर दिया था और थल तथा जल की सतहों के ठंडा होने की अंतरिक्ष दरों को अंकित कर दिया था। चौथा, इन्होंने ही उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल के अनुपातिक अंतर की व्याख्या की थी। रीटर ने भूगोल में आकस्मिकता के साथ साथ तुलनात्मक आधुनिक भूगोल के महत्व को मान्यता दी थी तथा भौतिक और ऐतिहासिक भूगोल की धारणा को भी प्रतिपादित किया था। दुर्भाग्यवश रीटर अपनी मृत्यु से पूर्व केवल एशिया और अफ्रीका के बारे में ही लिख पाए और यह संयोग ही है कि उनकी मृत्यु भी वर्ष 1859 में हुई, जिस वर्ष अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की मृत्यु हुई थी। अब हम हम्बोल्ट और रीटर, जो कई मायने में एक समान थे, आइए देखते हैं उनमें क्या क्या समानता थी। पहला, दोनों ही प्रयोग सिद्ध विधि में महान हस्ती थे। हम्बोल्ट ने प्रकृति को एक पूर्ण अवयव के रूप में प्रतिधारित किया, जिसकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच विद्यमान पारस्परिक अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप हुई थी। रीटर ने भी भूगोल को एक विवरणात्मक और प्रयोग सिद्ध विज्ञान माना था। दूसरा, न तो हम्बोल्ट और न ही रीटर को विज्ञान और दर्शन के बीच कोई द्वंद्व नजर आया था। दोनों का ही यह विचार था कि विज्ञान की स्थापना का आधार कांट द्वारा सुझाए गए तार्किक प्रस्थापना के बजाय गौर किए गए तथ्यों का विवरण होना चाहिए। तीसरा, हम्बोल्ट और रीटर के अनुसार प्रकृति की एकता की अवधारणा प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुओं की विशेषताओं के कारणात्मक संबंध को स्वीकार करती है। चौथा, दोनों में से किसी ने भी आधुनिक भूगोल की भौतिक संभावना संबंधी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं कराया था। पांचवा, लेकिन यह सच है कि कोई भी दो अलग अलग व्यक्ति एक ही प्रकार से नहीं सोचते हैं और न ही कार्य करते हैं। हम्बोल्ट और रीटर भी इस नियम के अपवाद नहीं थे। उनमें भी अंतर था क्योंकि उनके दृष्टिकोण में भिन्नता थी। हम्बोल्ट जहां निष्कर्ष पूर्ण दृष्टिकोण के समर्थक थे, अर्थात विशेष से सामान्य की दिशा में आगे बढ़ते थे, यानी वह विस्तृत तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते थे, लेकिन रीटर प्रत्येक दृष्टिकोण के समर्थक थे, अर्थात सामान्य से विशेष दिशा की ओर बढ़ते थे। हम्बोल्ट एक फील्ड अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने विस्तृत यात्रा करके जानकारी एकत्र की थी। रीटर सही मायने में फील्ड अनुसंधानकर्ता नहीं थे और उन्होंने यूरोप के बाहर यात्रा नहीं की थी। उन्होंने अन्य लोगों के अनुभवों पर अधिक विश्वास किया था। हम्बोल्ट का यथार्थवादी दृष्टिकोण था और उनका यह दृष्टिकोण पूर्ण रूपेण साध्यपरक नहीं था, लेकिन रीटर ने प्रकृति के संयोजन को ईश्वर के योजना के रूप में विवेचना की थी। हम्बोल्ट के अध्ययन में मानव पर्यावरण में पाई जाने वाली असंख्य वस्तुओं में से महज वस्तु था, लेकिन रीटर का अध्ययन मानव केंद्रित था। हम्बोल्ट का प्रभाव शैक्षणिक सर्किल के बाहर और जर्मन के बाहर वैज्ञानिक यात्रियों के बीच कहीं अधिक था, जबकि दूसरी ओर रीटर का जर्मन भूगोल के विकास का प्रत्यक्ष रूप में अधिक प्रभाव था, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बहुत से छात्रों ने जर्मन भौगोलिक विचार की समग्र परंपरा को ही आगे बढ़ाया था। इतिहास और आधुनिक भूगोल के बीच अंतर्संबंध के बारे में हम्बोल्ट का कोई सुस्पष्ट विचार नहीं था, जबकि रीटर ने दोनों के बीच के संबंध पर जोर दिया था। हम्बोल्ट का दृष्टिकोण क्षेत्रीय की अपेक्षा अधिक क्रमबद्ध था, लेकिन रीटर को क्षेत्रीय भूगोल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। नमस्कार, हमें आशा है कि इस वीडियो में आप हम्बोल्ट और रीटर, जिन्हें हम आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में जानते हैं, के बारे में जानने के
के लिए मिला और आप यह भी समझने में सक्षम हो सके कि दोनों में क्या क्या समानताएं थी। धन्यवाद।